हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज की कहानी बहुत ही अच्छी है। प्लीज दोस्तों, कहानी को लास्ट तक सुनिएगा। यदि मेरे चैनल पर पहली बार आए होंगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए कहानी सुनाते हैं। आपको रात का समय था। चांदनी धुंध से ढकी हुई थी और शहर की गलियां लगभग सुनसान थीं। 19 वर्षीय आर्यन, जो अपनी बहन रिया के साथ रहता था, आज अपने जीवन के सबसे मुश्किल दौर से गुजर रहा था। आर्यन की मां बचपन में ही चल बसी थीं और उनके पिता शराब और जुए में डूबे अपने परिवार को छोड़ चुके थे। रिया, जो सिर्फ 15 साल की थी, पढ़ाई में बहुत होशियार थी और डॉक्टर बनने का सपना देखती थी। लेकिन आर्यन का रास्ता अलग था। गुस्सा, गरीबी और अन्याय ने उसे अपराध की दुनिया की ओर खींच लिया था। घटना की शुरुआत उस रात आर्यन अपने दोस्त कहे जाने वाले कुछ गैंग के लोगों के साथ एक चोरी करने निकला। शहर के बड़े व्यापारी महेश अग्रवाल के घर से एक बेशकीमती हीरा चुराने की योजना थी। लेकिन आर्यन को इस काम में एक अनजानी घबराहट हो रही थी। डर रहा है क्या? उसके साथी विक्रम ने ताने मारते हुए कहा। डर नहीं, बस सोच रहा हूं कि जो कर रहा हूं सही है या गलत, आर्यन ने धीमी आवाज में जवाब दिया। सही गलत सोचने का वक्त नहीं है लड़के। अगर इस काम में फंस गए तो हम सब जेल जाएंगे, विक्रम ने उसे डांटा। चोरी के दौरान आर्यन को एक बंद दराज मिली। दराज खोलने पर उसने देखा कि उसमें सिर्फ पैसे और गहने नहीं, बल्कि महेश अग्रवाल की बेटी की डायरी भी थी। उस डायरी में लिखा था, पापा मुझे क्यों नहीं समझते? मैं उनकी कठपुतली नहीं बनना चाहती। मुझे अपनी जिंदगी जीने का हक चाहिए। डायरी पढ़कर आर्यन को अचानक अपनी बहन रिया का चेहरा याद आया। रिया भी कई बार कहती थी कि उसे अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा करना है। आर्यन का दिल झकझोर उठा। आर्यन, जल्दी करो, विक्रम ने आवाज लगाई। ये सब गलत है, मैं ये काम नहीं करूंगा, आर्यन ने दृढ़ता से कहा। विक्रम ने उसे थप्पड़ मारा। अब दिमाग मत चला, तू हमारे साथ आया है तो काम पूरा करेगा। आर्यन और विक्रम के बीच झगड़ा बढ़ गया। मारपीट शुरू हो गई। आर्यन ने जैसे तैसे खुद को बचाया और वहां से भाग गया। आर्यन ने ठान लिया था कि वह अब अपनी बहन के लिए ईमानदारी का रास्ता अपनाएगा। लेकिन गैंग ने उसे चेतावनी दी कि अगर उसने उनका साथ छोड़ा तो वे उसकी बहन को नुकसान पहुंचाएंगे। रिया को सच बताते हुए आर्यन ने कहा, मुझे माफ कर दे, मैंने गलत रास्ता चुना। अब मैं कुछ भी करूंगा, लेकिन तुझे डॉक्टर बनने से कोई नहीं रोक सकता। आर्यन ने पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया और गैंग के सारे राज खोल दिए। उसने अपनी सजा स्वीकार की। जेल में उसने पढ़ाई शुरू की और एक नई शुरुआत की। उधर रिया ने भी कड़ी मेहनत की और स्कॉलरशिप पाकर मेडिकल कॉलेज में दाखिला लिया। जेल से बाहर आने के बाद आर्यन ने एक सामाजिक संगठन शुरू किया जो गरीब बच्चों को अपराध की दुनिया से बचाकर उन्हें सही रास्ता दिखाने का काम करता है। हमारे अतीत की गलतियां हमारे भविष्य को तय नहीं करती। सही समय पर लिए गए फैसले ही हमें सही दिशा में ले जाते हैं, आर्यन ने एक भाषण में कहा। यह कहानी सिखाती है कि चाहे हालात कितने भी बुरे हों, सही रास्ता चुनने और मेहनत करने से हर बाधा पार की जा सकती है। जीवन में प्रेरणा किसी भी मोड़ पर मिल सकती है, बस सही चुनाव की जरूरत होती है। आर्यन ने जेल में दिन बिताते हुए सिर्फ अपने अतीत के बारे में नहीं सोचा, बल्कि अपनी गलतियों से सबक लेते हुए खुद को बेहतर इंसान बनाने की ठानी। जेल की लाइब्रेरी में किताबें पढ़ना और कैदियों के साथ उनके जीवन की कहानियां सुनना उसकी दिनचर्या बन गया। एक दिन जेल के एक बुजुर्ग कैदी रघु चाचा ने उससे कहा, बेटा, जिन गलियों में तुमने अपनी जिंदगी खराब की, वहीं किसी का जीवन संवारने का साहस दिखाओ। तुम हारने वालों में से नहीं लगते। इन शब्दों ने आर्यन के अंदर एक नई रोशनी जलाई। उसने ठान लिया कि जेल से बाहर निकलने के बाद वह अपने जैसे युवाओं की मदद करेगा जो गरीबी और लाचारी में गलत रास्ता चुन लेते हैं। दूसरी ओर रिया को भी अपने जीवन में बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ा। अपने भाई की गिरफ्तारी के बाद समाज ने उसे तरह तरह की बातें सुनाई। कई लोगों ने कहा, एक अपराधी की बहन डॉक्टर बनने का सपना देख रही है, इसे अपने पैर जमीन पर रखना चाहिए। लेकिन रिया ने इन तानों को अनसुना कर दिया। वह दिन रात मेहनत करती रही। स्कूल के बाद वह ट्यूशन पढ़ाती और बचे हुए समय में खुद की पढ़ाई करती। एक दिन जब रिया की फीस भरने के लिए पैसे नहीं थे,
तो उसने महेश अग्रवाल के घर जाकर मदद मांगी। महेश, जो पहले आर्यन के अपराध से बेहद नाराज थे, ने रिया के आत्मविश्वास और साहस को देखकर उसकी मदद करने का फैसला किया। तुम्हारे भाई ने गलती की, लेकिन तुम्हारी मेहनत ईमानदार है। मैं तुम्हारे सपने पूरे करने में मदद करूंगा, महेश ने कहा। जब आर्यन जेल से बाहर आया तो उसे लगा कि उसने अपनी गलतियों का प्रायश्चित कर लिया है, लेकिन विक्रम और उसकी गैंग अब भी उसके पीछे थी। विक्रम ने उससे संपर्क किया और धमकी दी, तूने हमें पुलिस के सामने धोखा दिया, अब तुझे और तेरी बहन को इसका खामियाजा भुगतना होगा। आर्यन को समझ में आ गया था कि जब तक वह विक्रम जैसे लोगों का सामना नहीं करेगा, तब तक उसका और रिया का जीवन सुरक्षित नहीं होगा। आर्यन ने गैंग का सामना करने के लिए महेश अग्रवाल और पुलिस की मदद ली। एक सुनियोजित योजना के तहत उसने विक्रम और उसके गुर्गों को उनके ठिकाने पर बुलाया। आर्यन ने विक्रम से कहा, तुमने मुझे हमेशा डराया, लेकिन अब मैं डरने वाला नहीं। तुम जैसे लोगों को रोकना मेरी जिम्मेदारी है। जैसे ही बात बढ़ी, दोनों के बीच एक भीषण लड़ाई छिड़ गई। विक्रम ने आर्यन पर हमला किया, लेकिन इस बार आर्यन तैयार था। उसने न केवल अपनी रक्षा की, बल्कि पुलिस को समय पर सूचना देकर पूरी गैंग को पकड़वाने में मदद की। विक्रम की गिरफ्तारी के बाद आर्यन ने अपने वादे को निभाते हुए गरीब बच्चों और युवाओं के लिए एक गैर सरकारी संगठन शुरू किया, जिसका नाम उसने नई सुबह रखा। वह अपने अनुभवों से उन्हें सिखाता कि कैसे मुश्किल हालात में भी सही रास्ता चुनना जरूरी है। रिया ने अपनी मेडिकल की पढ़ाई पूरी कर ली और एक सम्मानित डॉक्टर बन गई। उसने गरीबों के लिए एक क्लिनिक खोला, जहां कम पैसे में इलाज की सुविधा दी जाती थी। एक दिन आर्यन और रिया ने अपने संगठन की पहली सालगिरह पर एक कार्यक्रम आयोजित किया। आर्यन ने मंच पर खड़े होकर कहा, हम सब गलतियां करते हैं, लेकिन असली साहस अपनी गलती को सुधारने में है। मुझे उम्मीद है कि यह संगठन उन सभी के लिए एक प्रेरणा बनेगा जो अंधकार में हैं और उजाले की तलाश कर रहे हैं। उस दिन पूरे शहर ने आर्यन को अपराध की दुनिया से निकलकर समाज के लिए एक प्रेरणादायक व्यक्तित्व बनते हुए देखा। आर्यन की कहानी वहीं से शुरू हुई, जहां अधिकांश लोग अपनी हार मान लेते हैं। एक समय था जब वह अपराध की दुनिया में गहराई तक ढंसा हुआ था। दोस्तों के साथ गलत संगत और आसान पैसे की लालच ने उसे इस राह पर ला दिया था। लेकिन एक घटना ने उसकी पूरी जिंदगी बदल दी। एक दिन जब आर्यन ने देखा कि उसकी गतिविधियों से एक मासूम परिवार का जीवन बर्बाद हो गया है, तो उसका दिल टूट गया। उस मासूम बच्चे की आंखों में आंसू और उसकी मां की निराशा ने आर्यन को झकझोर दिया। वह समझ गया कि जो राह उसने चुनी थी, वह न केवल दूसरों के लिए बल्कि उसके अपने लिए भी विनाशकारी थी। उस रात आर्यन ने फैसला किया कि वह अपनी जिंदगी को बदल देगा। अगले दिन उसने खुद को पुलिस के हवाले कर दिया और अपने किए की सजा भुगतने के लिए तैयार हो गया। जेल में रहते हुए उसने अपनी पढ़ाई पूरी की और अपने भीतर की रचनात्मकता को खोजा। उसने स्केचिंग और लेखन का सहारा लिया, जो उसके भीतर छुपी सकारात्मकता को बाहर लाने में मददगार साबित हुआ। सजा पूरी होने के बाद आर्यन ने एक संगठन की शुरुआत की, जिसका उद्देश्य उन युवाओं को सही राह दिखाना था जो अपराध की दुनिया में फंस चुके थे। वह उनके साथ समय बिताता, उन्हें अपनी कहानियां सुनाता और उन्हें प्रेरित करता कि हर कोई अपनी जिंदगी को बदल सकता है। धीरे धीरे उसका संगठन सफल होने लगा। न केवल युवाओं को नई दिशा मिली, बल्कि समाज ने भी आर्यन को एक नए दृष्टिकोण से देखना शुरू कर दिया। वह अब उम्मीद की किरण के नाम से जाना जाने लगा। उसकी कहानी हर उस व्यक्ति के लिए प्रेरणा बन गई जो अंधकार में फंसा हुआ था। आज आर्यन का संगठन हजारों युवाओं की जिंदगी बदल चुका है। आर्यन की यह कहानी सिखाती है कि गलतियां इंसान से होती हैं, लेकिन अपनी गलतियों को सुधार कर, दूसरों की मदद कर और बेहतर इंसान बनकर कोई भी अपनी जिंदगी में उजाला ला सकता है। आर्यन की इस सफलता ने न केवल उसे एक नई पहचान दी, बल्कि समाज में एक नई ऊर्जा और उम्मीद का संचार किया। उसका संगठन नव प्रभात अब शिक्षा, रोजगार और मानसिक स्वास्थ्य जैसे मुद्दों पर काम कर रहा है। एक दिन जब आर्यन अपने पुराने मोहल्ले से गुजरा, तो उसने देखा कि बच्चे उसी तरह की परिस्थितियों से जूझ रहे हैं जिनसे वह कभी गुजरा था। उसने तुरंत निर्णय लिया कि वह इन बच्चों के लिए एक सामुदायिक केंद्र खोलेगा, जहां शिक्षा,
खेल और करियर गाइडेंस की सुविधा उपलब्ध होगी। कुछ महीनों की मेहनत के बाद सामुदायिक केंद्र प्रेरणा केंद्र का उद्घाटन हुआ। वह दिन आर्यन के लिए बेहद खास था। उसने बच्चों से कहा, मैं चाहता हूं कि तुम सब अपने सपनों को बड़ा करो। मैं यहाँ तुम्हारे हर कदम पर साथ खड़ा हूँ। आर्यन की इस पहल ने बच्चों के जीवन में रंग भर दिए। धीरे धीरे उसके संगठन का काम अन्य शहरों तक भी फैलने लगा। हर बार जब कोई युवा अपनी सफलता की कहानी सुनाता, तो आर्यन की आंखों में वही चमक होती जो उसे उसकी कठिनाइयों के दिनों से आगे बढ़ने की ताकत देती थी। आर्यन का सफर हमें यह सिखाता है कि जिंदगी में हालात चाहे कितने भी मुश्किल क्यों ना हो, अगर हम अपने अंदर बदलाव लाने की ठान लें और दूसरों के लिए कुछ अच्छा करने का इरादा रखें, तो हम न सिर्फ अपनी बल्कि दूसरों की जिंदगी भी बदल सकते हैं। समय के साथ आर्यन की प्रेरणा से न सिर्फ उसके संगठन का दायरा बढ़ा, बल्कि उसने अपनी निजी जिंदगी में भी महत्वपूर्ण बदलाव किए। वह अब समाज के हर वर्ग से जुड़ने लगा था। गरीब, कमजोर और हाशिए पर पड़े हुए लोगों के लिए उसकी मदद हमेशा तत्पर रहती थी। एक दिन जब आर्यन अपने संगठन के एक कार्यक्रम में बोल रहा था, उसने देखा कि एक युवा लड़का मंच पर आते हुए काफी घबराया हुआ था। आर्यन ने उसे उत्साहित किया और पूछा, क्या हुआ, तुम कुछ कहना चाहते हो? लड़के ने गहरी सांस ली और धीरे धीरे बोलना शुरू किया। मैं वह लड़का हूं जिसे आपने बचपन में देखा था। मैंने आपकी मदद से खुद को बदलने की कोशिश की। आज मैं यहाँ खड़ा हूं क्योंकि आपसे मिली प्रेरणा ने मुझे जिंदा रखा। आर्यन की आंखों में आंसू थे, लेकिन वह मुस्कुराए। उसे समझ में आया कि उसकी मेहनत और उसकी मदद से एक और जिंदगी ने सकारात्मक दिशा पकड़ी है। यह पल उसके लिए किसी पुरस्कार से कम नहीं था। समाज में बदलाव लाने का उसका सफर अब और भी बड़ा हो चुका था। उसने और उसके टीम ने स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार से जुड़े और भी कई परियोजनाओं की शुरुआत की। उनका मिशन यह था कि हर व्यक्ति को बराबरी का मौका मिले और कोई भी अपने सपनों को केवल हालात की वजह से न छोड़ दे। इस दौरान आर्यन ने महसूस किया कि असली सफलता दूसरों के जीवन में बदलाव लाने में ही है। आज जब वह अपनी पिछली कठिनाइयों को याद करता है, तो उसे लगता है कि यही उसकी असली ताकत थी। गिरने के बाद फिर से उठने का हौसला। उसकी यात्रा आज भी जारी थी, लेकिन अब उसकी नजरें सिर्फ अपने सपनों पर नहीं, बल्कि औरों के सपनों को पूरा करने पर भी थीं। आर्यन ने यह सिखाया कि जीवन में कभी हार नहीं माननी चाहिए, क्योंकि हर अंधेरे में एक छोटा सा दीपक होता है जो रास्ता दिखाता है। यह कहानी दिखाती है कि सबसे कठिन परिस्थितियां भी हमें सच्चा इंसान बनने का मौका देती हैं। आर्यन और रिया ने अपने संघर्षों से यह साबित कर दिया कि सच्ची मेहनत, साहस और आत्मविश्वास से कुछ भी संभव है। एक बहुत ही खूबसूरत महिला जिसका नाम बबीता होता है, उसने 2 अंग्रेजों को कमरा किराए पर दे दिया था। अंग्रेज, जिनके नाम गैरी और मर्फ होते हैं, लगभग 40 साल के हट्ट-कट्टे मर्द होते हैं और दोनों को कमरा देने से पहले यह बोला गया था कि 3 दिन के बाद, यानी कि जैसे ही चौथा दिन होगा, तो मैं तुमसे किराया वसूल करूंगी। दोनों ही अंग्रेज रात भर बैठकर शराब पिया करते थे और दिन में इधर उधर घूमने निकल जाया करते थे। इस तरह से चौथा दिन आ जाता है। रात के तकरीबन 9 बजे का समय होता है। बबीता रात के ठीक 9 बजे के आसपास इनके कमरे में चली जाती है और कमरे में जाने के बाद इन दोनों से अपना किराया मांगना शुरू कर देती है। दोनों की नजर जैसे ही बबीता पर पड़ती है, तो इसको देखकर यह मोहित हो जाते हैं, क्योंकि इसका बहुत ही गोरा संगमरमर जैसा बदन होता है और देखने में बड़ी खूबसूरत होती है। ये दोनों अंग्रेज, जिनके नाम गैरी और मर्फ होते हैं, कहने लगते हैं कि तुम्हें एक रात का बहुत ज्यादा पैसा मिलेगा। अगर तुम हमारे साथ एक रात गुजार लेती हो, तो बबीता के मन में ख्याल आने लगते हैं कि एक ही रात की तो बात है, बहुत ज्यादा पैसा मिलने वाला है। लेकिन बबीता नहीं जानती थी ये दोनों गौरे अंग्रेज इसकी कितनी हालत खराब करने वाले थे, और इस तरीके से बबीता मान जाती है। लेकिन दोस्तों, इसके बाद जो होने वाला था, उसको सुनकर आपके होश उड़ने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं सुसजीता। आज की हमारी कहानी बहुत ही गहराई, भावनात्मक के साथ सच्ची कहानी की शुरुआत होती है। दिल्ली के रामनगर इलाके से, और इसी इलाके में रहती है खूबसूरत महिला बबीता, जो कि देखने में बिल्कुल एक चांद की परी जैसी दिखाई देती है। इसकी उम्र 32 साल की हो चुकी है, लेकिन देखने में अब भी
यह 22 साल की खूबसूरत लड़की की तरह दिखाई देती है। इसके गुलाबी होंठ, गोरा बदन होता है। मोहल्ले पड़ोस के जितने भी मर्द होते हैं इसकी तरफ एकटक देखकर इसको सीटियां बजाते थे। वह इतनी खूबसूरत महिला होती है। इसका पति रोशन सिंह, और इन दोनों के पास कम से कम 6 से 7 कमरे होते हैं और इन सभी कमरों को यह किराए पर देते थे और भारी भर कम पैसा कमाया करते थे। इन दोनों की एक ही बेटी 10 साल की होती है जिसका नाम काव्या होता है। काव्या जो कि तीसरी कक्षा में पढ़ती है और एक हॉस्टल में इसको भेज दिया गया था। वहीं पर रहकर ये अपनी पढ़ाई करती है और वहीं पर हमेशा के लिए रहती है। घर पर कभी कभार आ जाया करती थी। दिन बड़े अच्छे तरीके से गुजर रहे थे। इसका पति रोशन सिंह बबीता से काफी खुश होता है और बबीता भी अपने पति रोशन से काफी खुश होती है, लेकिन इनकी खुशियों को किसी की नजर लग जाती है। एक दिन रोशन काफी ज्यादा बीमार पड़ जाता है और बीमार इतना ज्यादा पड़ जाता है कि इसको हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया जाता है। हॉस्पिटल में जैसे इसको एडमिट किया जाता है तो डॉक्टर साहब कहने लगते हैं कि इसकी हालत तो बहुत ज्यादा गंभीर है। इसको तो एक लाइलाज बीमारी हो गई है, और लाइलाज बीमारी जब बताई जाती है तो बबीता के पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है। डॉक्टर बबीता को बताते हैं कि तुम्हारे पति रोशन सिंह को तो एड्स हो चुका है, और इस तरह से जैसे ही बबीता को इस बात का पता चलता है तो इसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ये कांपना शुरू कर देती है और इसके बाद बबीता अपना भी चेकअप करवाती है। जैसे ही चेकअप किया जाता है तो डॉक्टर बताते हैं कि तुम्हें इस प्रकार की कोई भी बीमारी नहीं है। डॉक्टर बबीता को कहने लगते हैं कि तुम्हें अपने पति के साथ अब शारीरिक संबंध नहीं बनाने हैं। अगर तुम दोनों शारीरिक संबंध बनाओगे तो तुम्हें भी यह लाइलाज बीमारी लग जाएगी, जिसके कारण तुम्हारी भी मौत हो सकती है और तुम्हारा पति चंद दिनों का ही मेहमान रह गया है। बबीता अपने पति रोशन सिंह को लेकर अपने घर पर आ जाती है और उससे पूछने लगती है कि तुम्हें लाइलाज बीमारी कैसे हो गई है। दरअसल ये रोशन सिंह जो है, जैसे ही शाम होती थी तो शाम के समय कोठों पर जाना शुरू कर दिया करता था और वेश्याओं के साथ भी सोया करता था, जिसके कारण वहीं से इसको यह लाइलाज बीमारी लग गई थी। और इस तरह से इसने साफ साफ शब्दों में अपनी पत्नी बबीता को सब कुछ बता दिया था। तब बबीता इसके साथ संबंध बनाने से डरने लगती है, इसके साथ सोने से डरने लगती है। वह इस बात की कसम खा लेती है कि मैं अपने पति के साथ कभी भी जीवन में अब शारीरिक संबंध नहीं बनाऊंगी, क्योंकि यह मरने से डरती थी और सभी लोग डरते हैं दोस्तों मरने से। और इस तरह से 1 महीने का समय गुजर जाता है, लेकिन बबीता के अंदर अपनी जवानी का जोश उबलने लगता है। इसके दिन तो कट जाते थे, लेकिन रातें काटना मुश्किल हो जाती है। अब यह सोचने लगती है कि मुझे किसी न किसी गैर मर्द के साथ अपने शारीरिक संबंध जोड़ लेने चाहिए। और इसी बीच में दिल्ली के एयरपोर्ट पर गैरी और मर्फ, 2 गोरे अंग्रेज दिल्ली के एयरपोर्ट पर उतरते हैं और वहां से सीधे ही एक होटल में चले जाते हैं। होटल में जाने के बाद वह दोनों खाना खाते हैं और खाना खाने के बाद एक बहुत ही अच्छा गार्ड ढूंढ लेते हैं। गार्ड ढूंढने के बाद यह पूरे दिल्ली में भ्रमण करते हैं, घूमते फिरते हैं, अच्छे अच्छे स्थानों को देखते हैं। फिर जैसे ही शाम होती है तो शाम के समय दोनों अंग्रेज गार्ड को कहने लगते हैं कि हमें शांत इलाके में रहना है, किसी अच्छे से कमरे में रहना है और हमारे लिए एक बहुत ही अच्छे कमरे का प्रबंध कर लो। और इस तरह से यह जो गार्ड होता है ढूंढते ढूंढते इस बबीता के घर तक पहुंच जाता है और कहने लगता है कि बबीता जी, हमें एक कमरा किराए पर चाहिए। इस कमरे में 2 गोरे अंग्रेज रहने वाले हैं। जैसे ही बबीता इन बातों को सुनती है तो कहने लगती है कि हमारे पास एक कमरा खाली पड़ा है, उस कमरे को हम किराए पर दे देंगे, लेकिन जो किराया है वह 3 दिन के बाद हम जरूर ले लेंगे। अब इसके बाद गार्ड इन दोनों गोरे अंग्रेज गैरी और मर्फ को लेकर बबीता के घर पर पहुंच जाता है और इसके बाद यह दोनों अंग्रेज इस कमरे में अपना सामान रखते हैं। लेकिन इसी बीच बबीता दोनों गोरे अंग्रेज को साफ साफ शब्दों में कहने लगती है कि 3 दिन के बाद मैं तुमसे किराया वसूल कर लूंगी। 4था दिन अगर हो गया तो यहाँ से अपना सामान बांध लेना और यहाँ से निकल जाना। गैरी और मर्फ कहने लगते हैं कि हम 3 दिन के बाद तुम्हें किराया दे देंगे, इस किराए की तुम फिक्र मत करो। और इस तरह से दोनों ही गोरे अंग्रेज रहना शुरू कर देते हैं। एक दिन तो गुजर जाता है। दूसरे दिन दोनों ही गोरे अंग्रेज अपने गार्ड को लेकर फिर से दिल्ली में घूमने निकल जाते हैं और काफी अच्छे अच्छे स्थान देखने के बाद थक हार कर शाम के समय अपने कमरे पर आकर बैठकर शराब पीना शुरू कर देते हैं।
शराब के नशे में टल्ली होने के बाद इन गोरे अंग्रेजों में से एक गोरा अंग्रेज, जिसका नाम मर्फ होता है, बबीता के पास आता है और कहने लगता है कि बबीता जी, हमारे लिए कोई अगर अच्छी सी लड़की मिल जाए तो आपका बहुत बड़ा धन्यवाद होगा। बबीता इनको कहने लगती है कि मेरे इस कमरे में ऐसा कोई भी काम नहीं होता है और ना ही तुम दोनों को यहाँ पर कोई लड़की मिलने वाली है। मर्फ वहां से चला जाता है और इस रात भी ये दोनों गोरे अंग्रेज काफी शराब पीकर नश में टल्ली होकर बड़ी चैन की नींद सो जाते हैं। और इस तरह से 3 दिन का समय गुजर जाता है। 3 दिन का समय गुजरने के बाद जैसे ही चौथा दिन होता है, चौथे दिन की रात आती है, दोनों गोरे अंग्रेज बैठकर अच्छे तरीके से शराब पी रहे होते हैं। रात के ठीक 9 बजे के बाद बबीता इन दोनों के पास जाती है और कहने लगती है कि मेरा किराया दे दो। दोनों गोरे अंग्रेजों की नजर आज बबीता पर पड़ चुकी थी। बबीता देखने में काफी सुंदर होती है। इसके उभरी हुई छाती, गुलाबी होंठ और बड़े बड़े वो होते हैं जिसको देखकर दोनों गोरे अंग्रेजों का मन डगमगा गया था और बबीता को साफ साफ शब्दों में कहने लगते हैं कि यह लो, पकड़ो अपना किराया, लेकिन आज की रात तुम हमारे साथ गुजारो। इस रात को हम तुम्हें बहुत ज्यादा पैसे देने वाले हैं। बबीता को काफी ज्यादा लालच आ जाता है और उसका पति भी आज भाग्यवश बाहर चला गया था, जिसके कारण बबीता अपने घर पर अकेली होती है। जैसे इसको पैसों का लालच आता है तो दोनों गोरे अंग्रेजों को कहने लगती है कि कोई बात नहीं, और अपने मन में यह भी सोचती है कि यह तो 40 से 45 साल के बुढ़े हैं, ये मेरे साथ कुछ देर तक संबंध बनाएंगे और मुझे बहुत ही अच्छे पैसे मिल जाएंगे। लेकिन यह नहीं जानती थी कि यह दोनों गोरे अंग्रेज गैरी और मर्फ इसकी कितनी हालत खराब करने वाले हैं। इसके बाद दोनों अंग्रेज अपना दरवाजा बंद कर लेते हैं और इसके कपड़े को उतारना शुरू कर देते हैं। इसको बिना कपड़ों के करने के बाद दोनों ही गोरे अंग्रेज बड़े अच्छे तरीके से, जबरदस्त तरीके से इसके साथ अपने शारीरिक संबंध बनाना शुरू कर देते हैं और शारीरिक संबंध बनाते बनाते इसकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब कर देते हैं। यह मन में सोचने लगती है कि आज तो मैं बुरी फंसी हुई हूँ और पूरी उम्र इस रात को मैं याद रखने वाली हूँ। और इस तरह से गोरे अंग्रेज दोनों ही इसके साथ पूरी रात अपने शारीरिक संबंध बनाते हैं और अपनी खुशी यानी कि अपनी भड़ास निकाल लेते हैं। लेकिन यह जो महिला बबीता होती है, ये अगले 2-3 दिन तक ठीक तरीके से चल भी नहीं पाती है। इस तरह से अब बबीता इन दोनों के साथ अपने हर रोज शारीरिक संबंध बनाने लगती है और इनसे काफी पैसे ठगना शुरू कर देती हैं। लेकिन कहते हैं कि जब आपका घड़ा भर जाता है तो फूटता जरूर है। इसी बीच इस बात की खबर पड़ोसियों तक भी पहुंच जाती है। उनको भी इस बात की भनक लग जाती है और जैसे ही इसके पति को यह बात बताई जाती है तो इसका पति आग बबूला हो जाता है। दोनों अंग्रेजों को मारना पीटना शुरू कर देता है, साथ में अपनी पत्नी की भी पिटाई करना शुरू कर देता है। और इसके बाद तो यह खबर जो है सोशल मीडिया पर जब वायरल होना शुरू हो जाती है तो इस महिला बबीता की जमकर बदनामी होती है। सभी लोग कहने लगते हैं कि एक महिला ने विदेशियों के साथ अपने शारीरिक संबंध बना लिए थे और इस तरह से यह बबीता मजाक बनकर रह जाती है। कई दिनों तक सोशल मीडिया पर जमकर बवाल होता है, लेकिन यहाँ पर इसका पति कुछ दिनों के बाद इस बबीता नाम की महिला को तलाक दे देता है, जबकि उसको एड्स भी था। और इस तरह से इस महिला बबीता ने लालच में आकर इन 2 गोरे अंग्रेजों के साथ अपने नाजायज रिश्ते को कायम किया था। दरअसल दोस्तों, इस घटना को सुनाने का मेरा उद्देश्य किसी का दिल दुखना नहीं था, बल्कि आपको सजग करना था, आपको सतर्क करना था। जैसे जैसे समय बीता, बबीता की मेहनत और सच्चाई ने उसे एक नई पहचान दिलाई। गांव के लोग जो पहले उससे कटे कटे रहते थे, अब उसकी तारीफ करने लगे। उसने अपनी छोटी सी सिलाई कढ़ाई के केंद्र को एक बड़े सहकारी संगठन में बदल दिया, जहां गांव की कई महिलाएं काम करने लगीं। बबीता अब न केवल अपने जीवन को सुधार रही थी, बल्कि दूसरों के लिए भी प्रेरणा बन गई थी। एक दिन गांव में एक बड़ा जलसा हुआ, जिसमें जिला अधिकारी भी आए। उन्होंने बबीता के कार्यों की सराहना की और उसे महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में योगदान देने के लिए सम्मानित किया। बबीता ने मंच पर खड़े होकर कहा, मेरे जीवन की सबसे बड़ी सीख ये है कि गलती करना इंसान का स्वभाव है, लेकिन उसे स्वीकार करके सुधार करना ही इंसान को बड़ा बनाता है। मैं हर महिला से कहना चाहती हूँ कि चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन हों, हार मत मानो।
सच्चाई और मेहनत से सब कुछ बदल सकता है। उसके इस भाषण ने सभी का दिल जीत लिया, लेकिन बबीता की असली परीक्षा अभी बाकी थी। कुछ ही समय बाद वही अंग्रेज जिनके साथ बबीता ने नाजायज रिश्ता रखा था, वापस लौट आया। बबीता का नाम गांव में बदनामी का प्रतीक बन गया था, लेकिन उसने अपनी गलती को स्वीकारा और अपने जीवन को बदलने का साहस किया। लालच और भ्रम के अंधेरे से निकलकर बबीता ने खुद को नए सिरे से बनाया। उसने महसूस किया कि असली सम्मान और खुशी दूसरों की मदद करने में है। इस सोच के साथ उसने अपने गांव की महिलाओं को सशक्त बनाने का सपना देखा और उसे पूरा करने के लिए कदम उठाए। उसके प्रयासों ने गांव की महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाया। जहां पहले महिलाएं केवल घर की चारदीवारी तक सीमित थीं, वहीं अब वे अपने हुनर के दम पर अपने परिवारों को आर्थिक सहारा देने लगीं। बबीता ने अपनी मेहनत और सच्चाई से न केवल खुद की बल्कि पूरे गांव की तकदीर बदल दी। लेकिन उसकी राह इतनी आसान नहीं थी। उसके पुराने गलत फैसले फिर से उसका पीछा करने आए, जब वे अंग्रेज लौट कर आए और उसे धमकी देने लगे। बबीता के सामने दो रास्ते थे, या तो डर कर झुक जाए या अपने जीवन के लिए लड़ाई लड़े। उसने अपने डर को दूर कर गांव वालों के साथ मिलकर अंग्रेजों का सामना किया। गांव वालों की एकता और बबीता की दृढ़ता ने उन अंग्रेजों को हमेशा के लिए गांव छोड़ने पर मजबूर कर दिया। ये जीत केवल अंग्रेजों पर नहीं थी, बल्कि यह बबीता की अपने पुराने अतीत पर जीत थी। बबीता की कहानी हमें सिखाती है कि गलतियां इंसान को कमजोर नहीं बनाती, अगर वह उन्हें स्वीकार कर उन्हें सुधारने की कोशिश करे। जीवन में हर व्यक्ति को दूसरा मौका मिल सकता है, लेकिन उस मौके का सही इस्तेमाल करना हमारी जिम्मेदारी है। मुश्किलों से घबराने के बजाय उन्हें अपनी ताकत बनाइए। सच्चाई, मेहनत और एकता से बड़ी लड़ाई जीती जा सकती है। बबीता अब केवल अपने गांव की एक महिला नहीं थी, वह एक ऐसी प्रेरणा बन चुकी थी जो हर व्यक्ति को सिखाती है कि बदलाव कभी भी संभव है, अगर हम उसे पूरे दिल से अपनाएं। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।